जेल से भागने में कैदियों के सामने दो चुनौतियां थी। पहला तो ये था, इन्हें कैसे भी करके सभी ऑफिसर से बचकर मेन दरवाजे तक पहुंचना होगा। साथ ही साथ गाड़ी का बंदोबस्त भी करना था जेल से भागने में। पर यहाँ इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। पर आगे चलकर इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि इन कैदियों का ऑलरेडी 7 लोगों का ग्रुप था। इसलिए ये कुछ ही दिनों में भागने की तैयारी कर लिए, जिसे अंजाम देंगे 13 दिसंबर सन 2000 को। ये कैदी देश अमेरिका के स्टेट टेक्सास के प्रिजन में कैद थे, इसलिए इन 7 लोगों के ग्रुप को टेक्सास 7 नाम दिया गया। The Texas 7. 7 men who escaped a South Texas prison on New Year's Eve in 2000. Texas 7 final prison escapees still. The 7 escapees have on December 13th, 2000, the prison escapes in Texas history. Texas 7, a group of Texas 7 prison. December 13th of 2000, Texas 7. Texas 7 gang in December 2000. Texas 7. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 24 से 25 साल पहले, दिसंबर सन 2000 को। देश अमेरिका के दक्षिणी साइड में लोकेटेड टेक्सास नामक स्टेट, जहां मौजूद है जॉन वी कैनेडी यूनिट नाम का मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन मींस जेल, जहां पर वर्षों से कई सारे कैदी कैद हैं। इन्हीं कैदियों में 7 लोगों का एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने जेल से भागने की प्लानिंग की, जिसे अंजाम देने के लिए उन्हें कई सारी चुनौतियों से लड़ना होगा। फिलहाल ये हर रोज जेल में एक नॉर्मल कैदी की तरह ही रहते थे। इसी वजह से उनके प्लान के बारे में किसी को भी शक नहीं होगा। उनमें से एक बंदा था जॉर्ज रिवेस, जो उन कैदियों का लीडर है, क्योंकि इस भागने की प्लानिंग की पूरी जिम्मेदारी थी उसी की, जो टेक्सास का ही एल पासो नामक जगह का रहने वाला था, जिसका जन्म हुआ था 6 मई सन 1970 को। उसे पकड़ा गया था डकैती करते वक्त। वो पिछले कई सालों से काट रहा है अपनी सजा। यह प्रिजन बाकी प्रिजन की अपेक्षा सबसे अलग था। यहाँ सभी कैदी बिना किसी की रोक टोक के मिल सकते थे आपस में। यदि इस प्रिजन को मैप की हेल्प से देखा जाए तो पता चलेगा ये काफी बड़े खाली एरिया में बना हुआ है, जिसके आसपास कोई भी स्थानीय बस्ती नहीं दिखेगी। इसी को देखकर सुरक्षा का भी अच्छी तरह बंदोबस्त किया गया है, जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों के साथ साथ बहुत सारे कटीले तार बिछाए गए हैं। जेल में एक इंसान के रहने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत थी, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। सुबह टहलने वगैरह के लिए एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी बनाया गया है। यहाँ कैदियों को इतना ज्यादा फ्री किया गया था, ये कई 100 मीटर फैले इस प्रिजन में आसानी से कहीं भी जा सकते थे। ऐसे सिचुएशन में ये कोई हरकत न करें, इसलिए प्रिजन के चारों तरफ कई सारे स्तंभ बनाए गए हैं, जहां 24/7 गार्ड निगरानी करते हैं। इन 7 कैदियों में दूसरा था जोसेफ गार्सिया। जन्म 6 नवंबर सन 1971 में हुआ, जो सजा से पहले रहता था सैन एंटोनियो में। उस पर आरोप ये था, उसने सन 1996 में नशे के दौरान मिगेल नामक शख्स की हत्या कर दी थी। वह पिछले 5 सालों से काट रहा है अपनी सजा, जबकि बाकी 5 कैदी इसके पहले से ही काट रहे थे अपनी सजा। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ 7 लोगों की दोस्ती गहरी होती गई। जैसे सुबह होती थी, सभी प्रिजनर टहलने के बहाने एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि इन्हें ज्यादा ग्रुप में एक साथ रहने की परमिशन नहीं थी। इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 ग्रुप में रहकर भागने की प्लानिंग कर पाते थे। जेल में काम करने के लिए कई सारे अलग अलग अपार्टमेंट बनाए गए हैं, जहाँ पर एक टाइम फिक्स किया गया है जब सभी वर्कर काम करते हैं। ये वही समय है जब सारे प्रिजनर होते थे एक साथ। यदि इस प्रिजन को बाहर से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा प्रिजन का जो मेन गेट है, उसके जस्ट पहले 2 नंबर पर मेंटेनेंस शॉप है, जहां तक कैदियों को आने की परमिशन थी। मेंटेनेंस शॉप पर काफी सारी चीजें थी, जिन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इनका अगला प्लान है, ये मेंटेनेंस शॉप से चुराए हुए चीजों से ही हमला करेंगे, पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आते तथा जाते वक्त गार्ड उनकी चेकिंग करते थे। अगर कोई गलती से भी छोटी से छोटी चीज भी चुरा ली या फिर चुराने की कोशिश की तो उसे दी जाती थी पनिशमेंट। इसलिए इन्होंने मेंटेनेंस शॉप से चीजें चुराने का कोई दूसरा ही प्लान किया। अगला प्लान बनाने से पहले इन्होंने जेल के मैप को बनाने की कोशिश की। टेम्परेरी मैप की हेल्प से सभी प्रिजनर एक दूसरे से डिस्कस किए, जिसमें मेंटेनेंस शॉप तथा गार्ड टावर भी शामिल है। आगे इन्होंने हथियार चुराने तथा भागने की प्लानिंग को भी डिस्कस किया, जिनमें से पहला है ये मेंटेनेंस शॉप पर जाएंगे, वहां से हथियार वगैरह चुराएंगे, पहुंचेंगे सीधा पैरामीटर फ्रेम के पास। वहां पहुंचने के दौरान इन्हें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला तो ये, गार्ड टावर पर मौजूद गार्ड को रास्ते से हटाना तथा उसी के नीचे मौजूद गार्ड हाउस पर कब्जा करना। आगे इनकी भागने की और भी प्लानिंग चली, जो शायद भागने के दौरान ही पता चलेगा। पर इन्हें अच्छी तरह से ये भी पता है, ये भागने की कितनी भी प्लानिंग कर लें, मगर जब उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो वहाँ ऐसे कई सारे मोमेंट होंगे जहाँ इनका प्लान फेल होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में इन्हें अपने प्लान को चेंज करने की जरूरत होगी। ये वक्त था 10 दिसंबर सन 2000 का।
आगे से ये जब भी काम पर जाते थे तो ये काम कम तथा इस चीज की ट्रेनिंग करते थे, ये गार्ड पर हमला करके उन पर काबू कैसे पाएंगे। हमेशा करते थे इसी की ट्रेनिंग। उन 7 प्रिजनर में जो तीसरा था रैंडी एल्प्रिन, जिसका जन्म 13 सितंबर सन 1977 में मकैनी में हुआ, ये वो बनता है जो था उन सभी में से सबसे कम उम्र वाला। उसे बाल शोषण के लिए दोषी ठहराया गया है। उस पर 16 महीने के बच्चे के हाथ पैर खोपड़ी तोड़ने और उसके चेहरे को तब तक पीटने का इल्जाम था जब तक कि उसकी एक आंख में ब्लड नहीं आ गया। इनमें चौथा था लैरी हार्पर, जिसका जन्म 10 सितंबर 1963 को डैनियल में हुआ, जिसे एग्रीवेटेड सेक्सुअल असोल्ट के लिए दोषी ठहराया गया था। 5वां था पैट्रिक मर्फी जियार, जन्म 3 अक्टूबर सन 1961 में डैलस में हुआ। उस पर एक महिला के घर में घुसकर चाकू की नोक पर सेक्सुअली असोल्टिंग के लिए दोषी ठहराया गया था। 6था डेनोल्ड न्यूवरी, जन्म 18 मई सन 1962 को अल्बकर्की में हुआ, जिसे घातक हथियार के साथ डकैती के लिए दोषी पाया गया। 7वां तथा आखिरी था माइकल एंथनी, जन्म 29 अक्टूबर सन 1962 को हुआ था सैन एंटोनियो में, जिसने सन 1992 में अपनी पत्नी थ्लेसा की हत्या कर दी थी। फिलहाल 12 दिसंबर 2000 को भागने की पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ये भागेंगे अगले ही दिन यहाँ से। अगला दिन यानी 13 दिसंबर, जिस दिन संडे था, छुट्टियों का दिन होने की वजह से ज्यादा ऑफिसर्स प्रिजन में होंगे नहीं, यही सबसे अच्छा मौका था उनके पास। 12 दिसंबर की रात एक हफ्ते के बराबर थी उनके लिए। पूरी रात जागते रहे, जिसका रीजन था कल यहाँ से भागने का। पर उनमें से कुछ ऐसे थे जो प्लानिंग को लेकर डर रहे थे, क्योंकि इन्हें डर था अगर ये भागने में फेल हुआ या फिर पकड़े गए तो उनकी सजा और बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल इन्होंने जैसा प्लान किया था वैसा ही करने का फैसला किए। जैसे तैसे रात गुजर गई, सुबह हुआ। आज है 13 दिसंबर सन 2000। फिलहाल सुबह होते ही सभी लोग आपस में मिले। जैसा कि आज संडे है, इसलिए काम आधे ही दिन का होगा। हाफ डे होने के बावजूद भी ये काम पर जाने वाले नहीं थे, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनका पता लगाने के लिए कोई न कोई गार्ड यहाँ आएगा। असल में हुआ भी ऐसा ही। एक ऑफिसर जैसे ही पहुंचा उनके पास, उन 7 में से एक बंदा उसके सर पर हमला कर दिया। ये देख ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए जैसे मुड़ा, इतने में बाकी प्रिजनर आकर उस पर काबू पा लिए। ऐसा होते देख वह इमरजेंसी अलार्म बजाने की कोशिश किया, पर 7 लोग मिलकर उसे अलार्म तक पहुंचने ही नहीं दिए। आगे वह कोई और प्रॉब्लम खड़ी न करे, इसलिए उसके चेहरे पर हमला करके बेहोश कर दिया गया। इस समय सुबह के बज रहे थे 9:30। थोड़े समय बाद 3 और ऑफिसर्स पहुंचे वहां, पर उनके कमरे में पहुंचने से पहले 7 ऑफिसर्स उस पहले वाले को कहीं कोने में छुपा दिए। आगे अब बारी थी इन 3 लोगों की। ये तीनों भी जैसे ही अंदर गए, इन पर भी अचानक से हमला हुआ, पर इन्हें ज्यादा चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तीनों बड़े आसानी से हिरासत में आ गए। उनका हाथ पांव रस्सियों से बांध दिया गया। पर इसी दौरान 3 में से एक बंदा भागने की कोशिश किया, पर ऐसा कर पाता वे लोग उसे पकड़ लिए। बाद में बुरी तरह से उसकी पिटाई की। उन तीनों के पास एक बंदे के पास यहाँ की सारी चाबियां मिली। चाबी पाकर 7 कैदी काफी खुश हुए, क्योंकि इन्होंने जैसा सोचा था इनका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा था। पर बाहर निकलने से पहले इन्हें ड्रेस चेंज करना बहुत जरूरी है, वरना बाहर मौजूद गार्ड्स इन्हें आसानी से पहचान लेंगे। इन्होंने बड़ी आसानी से उन 4 ऑफिसर्स के ड्रेस को निकालकर खुद के ड्रेस से चेंज कर दिए, पर अभी भी 3 लोग कैदियों के ड्रेस में ही हैं। जैसा कि इन्होंने पहले ऑफिसर्स पर 11:20 पर हमला किया था, पर बाद में 3 और ऑफिसर्स पर काबू पाते पाते दोपहर की 1 बज चुके थे। चाबी मिलते ही हथियार वगैरह लॉकर से निकाला जाने लगा। आगे ये उन 4 ऑफिसर्स के कपड़े ही नहीं चुराए, बल्कि उनका क्रेडिट कार्ड तथा पहचान भी चुरा लिया, जिसका इस्तेमाल ये करेंगे बाहर जाकर। चारों को एक रूम में बंद करके जाने वाले थे, और जाने से पहले एक बार फिर से उन 4 को देखा गया, जहां उन्हें देखने को मिला कि एक बंदा अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो रहा है। ये लोग उन्हें पकड़कर दोबारा से बंदी बनाते। वो ऑफिसर खुद की हाथ छुड़ाने के साथ अपने साथी का भी हाथ छुड़ा दिया। ये इन्हें दोबारा से पकड़कर बंदी बनाते। इससे पहले वह ऑफिसर्स इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, पर छुट्टी होने की वजह से गार्ड वहां पहुंच नहीं पाए। मगर अब ये और ज्यादा समय तक रिस्क नहीं ले सकते थे, इसलिए 3 कैदी को प्रिजन के पिछले गेट की तरफ भेजा गया, जहां ये वीडियो मॉनिटर इंस्टॉल करने के बहाने गेट हाउस तक पहुंचेंगे, जिसके बगल में ही मौजूद गार्ड टावर पर छापा मारेंगे। फिलहाल प्लान के तहत तीनों लोग ड्रेस चेंज करके पहुंचे गार्ड हाउस के पास। ड्रेस चेंज होने की वजह से गार्ड हाउस में मौजूद ऑफिसर्स उन्हें पहचान नहीं पाया। जाकर तीनों लोग कहने लगे, हमें कैमरा इंस्टॉल करना है, इसलिए हमें ऊपर जाने की परमिशन चाहिए। गार्ड बिना सोचे समझे इन्हें जाने की परमिशन दे दिया। उसे कहा पता ये कैमरा इंस्टॉल करने वाले नहीं बल्कि हैं अपराधी। एक बंदा जैसे गार्ड टावर पर पहुंचा, उसके बाकी दोनों साथी भी आ पहुंचे। जैसा कि टावर पर सिर्फ एक ही गार्ड मौजूद था, इसलिए पलक झपकते ही उस पर काबू पा लिए, जबकि नीचे मौजूद 4 अपराधी बाकी ऑफिसर्स पर काबू पाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनके प्लान के तहत चीजें बिल्कुल परफेक्ट हुई। नीचे मौजूद ऑफिसर्स पर काबू पाकर एक पिकअप ट्रक चुराई, जिसे जेल के पिछले गेट तक ले जाया गया।
पर गाड़ी को गेट से बाहर निकालने के लिए टावर गार्ड की मदद चाहिए थी। उसके बगैर गेट खुलेगा नहीं। पर उनका 3 साथी तो ऑलरेडी टावर पर मौजूद थे, इसलिए हथियार की नोक पर गार्ड को फोर्स किया गया दरवाजा खोलने को। फिलहाल इन्होंने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसा ही हुआ। टावर गार्ड जैसे गेट खोला, टावर पर मौजूद तीनों अपराधी गार्ड को वहीं पर बांध दिए और नीचे पहुंचे पिकअप ट्रक के पास। इस तरह ये सातों लोग मैक्सिमम प्रिजन सिक्योरिटी जेल से भागने में भी कामयाब हुए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसा कि इन्होंने सोचा कि हम भागने में कामयाब हुए, ये इनकी गलतफहमी थी। फिलहाल ये जेल से निकलकर बहुत ही खुश थे। उनके जाने के थोड़े ही समय बाद टावर गार्ड हाथ पैर में बंधी रस्सी को छुड़ाया। जब तक प्रिजन के ऑपरेटर कूपर को इनके बारे में पता चला, तब तक वे जेल से मीलों दूर जा चुके होंगे। उनके भागते ही चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। हर नाके पर गाड़ी की चेकिंग की जाने लगी। रात हो या दिन, हेलीकॉप्टर से भी उन सातों को ढूंढा जाने लगा। यहाँ से ये निकलकर मीलों दूर पहुंचे सैन एंटोनियो नामक जगह पर, जहाँ इन्होंने अपनी पिकअप गाड़ी वॉलमार्ट पार्किंग में पार्क किया। वहाँ पर वे सातों करीब 24 घंटे तक रुके रहे। पर समय के साथ जब इन्हें एहसास हुआ कि इनका पैसा खत्म हो रहा है, इन सब सिचुएशन को देखकर ये एक जगह रुकने वाले नहीं थे। अगले दिन पहुंचे पियरलैंड, जहां एक शॉप रेडियो शॉक नाम से थी, उसे लूटने का प्लान किए। फिलहाल उस दुकान को दिन के वक्त अच्छी तरह से देख लिया गया। फिलहाल लूटने का प्लान रात के वक्त किए। अब तक जेल से भागे हुए 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ये वक्त है 13 दिसंबर सन 2000 का। ये बड़ी सावधानी से रेडियो शॉप के सामने गए, जहाँ पर 3 लोग पिकअप ट्रक के अंदर ही रहे, जबकि 4 लोग गए दुकान के अंदर। स्टार्टिंग में ये नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश किए, पर जैसे ही सही समय आया, हथियार की नोक पर सभी को शांति से खड़े रहने को कहा गया। आगे शॉप के मालिक को तिजोरी के सामने ले जाया गया, जहां हथियार की नोक पर तिजोरी खोलने को कहा गया। तिजोरी जैसे खुली, पैसा लेकर ये फौरन बाहर निकले। जैसा कि बाहर इनके साथी पहले से मौजूद हैं, इसलिए बड़ी सेफली यहाँ से भी 9-2-11 हो गए। इन्हें अच्छी तरह से पता है इस डकैती के बाद यहाँ की भी पुलिस इन्हें ढूंढने की कोशिश करेगी, इसलिए ये सातों लोग यहाँ पर भी नहीं रुके। यहाँ से निकलकर पहुँचे एलिविंग नामक जगह पर, जहाँ इन्होंने इकोनो लॉज मोटल में रूम बुक किया। जब पैसा खत्म होने लगा तो यहाँ पर भी लूटपाट करने को सोचने लगे। अगले दिन 24 दिसंबर सन 2000 को रात के वक्त काफी बड़े स्टोर में घुसे, जहाँ पर मौजूद कर्मचारियों का हाथ पांव बांधकर तिजोरी में रखा $70,000, जो प्रेजेंट टाइम में 57 लाख रुपए के बराबर होगा, के साथ साथ 40 बंदूकें तथा गोला बारूद के सेट को चुरा लिए। वहीं सेट के बाहर जहां उनके साथी मौजूद थे, वे लोग बस इंतजार कर रहे थे उनके आने का। इसी टाइम एक लेडी की नजर उन पर पड़ गई। उन्हें देखकर उसे कुछ भी सही नहीं लगा। साथ ही साथ अंदर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज भी सुनाई पड़ रही थी। उसने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को कॉल की। ये पूरी तरह से लूटपाट कर भी नहीं पाए थे कि इतने में पुलिस पहुंची। अभी सिर्फ एक गाड़ी आई थी, जिसमें 30 वर्षीय पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, ऑवरे राइट हॉकिंस। इस टाइम रात के 6:30 बज रहे थे। पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही अपराधी भागकर बाहर आए, पर जब तक पिकअप ट्रक में बैठते पुलिस की गाड़ी आ पहुंची। आगे ये क्या करे इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, इसलिए पुलिस की गाड़ियों पर गोली की बौछार कर दी गई, जिनके लगातार 11 गोलियों का शिकार हुआ ऑफिसर। वह पुलिस ऑफिसर अधभरे हालत में पड़ा ही था। इतने में भी अपराधियों को तसल्ली नहीं मिली। वहां से निकलते वक्त भी गाड़ी से कुचल दिए। उनके भागने के बाद जब लोकल लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें वह 30 वर्षीय ऑफिसर जख्मी हालत में मिला। उसे बचाने के लिए नजदीकी पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। पर वैसे भी उनका जीवित बचना नामुमकिन था, क्योंकि उन्हें लगी थी पूरी की पूरी 11 गोली। एक पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद टेक्सास 7 अपराधियों का खौफ पूरे शहर में फैल गया। उन 7 में से जिस बंदे ने पुलिस ऑफिसर्स पर गोली चलाई थी, बाकी 6 लोग उस पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर्स को मारकर अपना जुल्म और बढ़ा लिया। अब उन्हें पता है पुलिस ढूंढकर उन्हें कैसे भी करके बाहर निकाल लेगी। ये देख उसके ही साथी उसे मारने को तैयार हो गए, मगर उनमें से 2 लोग ऐसे थे जो ऐसा करने से रोक दिए। उसके बाद से उन अपराधियों के बारे में जानकारी देने वाले को $1 लाख का इनाम रखा गया। उनके बारे में जो भी खबर देगा उसे ये इनाम मिलने वाला था। इस इनाम को रखने के बावजूद उन 7 के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, इसलिए उस इनाम को बढ़ाकर $5 लाख रख दिया गया, जो प्रेजेंट टाइम में 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होगा। आगे से उन्हें ढूंढने के लिए FBI टीम भी हाथ धोकर पड़ गई, यानी अब उनका बचना नामुमकिन था, क्योंकि अब तक अमेरिका की FBI टीम जितने भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हुई थी, उनमें से 90% सॉल्व कर चुकी है। ढूंढने के लिए जो भी चीजें पॉसिबल हो पा रही थी, किए जा रहा था सब कुछ। उस टाइम अमेरिका में एक टीवी शो काफी फेमस था, जिसका नाम था अमेरिकन मोस्ट वांटेड। उसी शो की हेल्प से लोगों के बीच ये इन्फॉर्मेशन दी गई, जिस किसी को भी उन अपराधियों के बारे में जानकारी मिले वे पुलिस को इन्फॉर्म करें। बताने वाले को डरने की कोई जरूरत नहीं। अपराधियों के बारे में जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।
फिलहाल अब तक उनके जेल से भागे हुए हो चुके थे पूरे 37 दिन। मगर जब ये बात अमेरिकन मोस्ट वांटेड टीवी शो में कही गई तो 20 जनवरी सन 2001 को 37वें दिन एक बंदे का कॉल गया पुलिस के पास। उनका कहना था उनमें से कुछ लोगों को कोलोराडो के वुड पार्क में देखा है। जब कोलोराडो की पुलिस जांच शुरू की तो उसके 2 दिन बाद ही 3 लोग पकड़े गए। अगले 2 दिन बाद 2 को और पकड़ लिया गया, पर 2 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं था। आगे 5 लोगों के पकड़े जाने के बावजूद वे दोनों लोग सामने नहीं आ रहे थे। बाकी 2 लोगों को ढूंढने के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाया गया, जहां FBI की पावरफुल टीम हथियारों से लेस पहुंचे वुड पार्क में। पकड़े गए 5 लोगों के बयान से पता चला वे दोनों लोग भी उसी इलाके में किसी घर में छुपे हुए हैं। आगे उस पूरे इलाके को ढूंढा गया, पर फिर भी उनका कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि इस टाइम वे घर को छोड़ किसी बड़ी सी वैन में रहने लगे थे। पर वे इस तरह ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाए। 2 दिन बाद 23 जनवरी 2001 को उस वैन का भी पता चला जिस वैन में वे छुपे हुए हैं। आगे FBI की टीम उन्हें चारों तरफ से घेर ली। उन्हें मजबूर किया गया कि सरेंडर कर दो, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। यह देख एक बंदा डरकर सरेंडर कर दिया, पर जो आखिरी था वह अभी तक सामने नहीं आया। काफी समय तक उसे बाहर लाने की कोशिश की गई, पर वह वैन से बाहर निकला ही नहीं। स्टार्टिंग में उसकी आवाजें सुनाई पड़ती थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी ओर से जवाब भी आना बंद हो गया। आगे थोड़े समय तक रुका गया। जब FBI टीम के सब्र का बार टूटने लगा तो कुछ सिपाही पिकअप ट्रक की तरफ बढ़े। अंदर जाकर उन्होंने जो देखा किसी को उम्मीद नहीं थी। वह बंदा मरा पड़ा है जिसके सीने में लगी थी गोली, क्योंकि वह डर के मारे अपनी जान ले लिया था। इस तरह बाकी बचे 6 लोग पकड़े गए। जिस तरह ये 7 लोग करीब 1 महीने से ज्यादा समय तक पुलिस से बचे रहे, गायब थे लोगों की नजरों में। पर इस हादसे की विपरीत लगभग 6 साल बाद सन 2007 में एक शिप समुद्र में गया कई सारे क्रू के साथ, और उसके जाने के बाद शिप न जाने क्रू के साथ कहाँ गायब हो गया किसी को कोई खबर नहीं, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।